हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल विल बी गुड एट होम। लास्ट लेक्चर में हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। उसके बाद परसेंटेज बाय मास का रिलेशन देखा था मोलैरिटी के साथ, परसेंटेज बाय वेट का रिलेशन देखा था मोलैरिटी के साथ, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज के लेक्चर में एक और कंसंट्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसे कहते हैं पीपीएम। इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो, पार्ट्स पर मिलियन का मीनिंग क्या है इसे समझते हैं। ये जो मिलियन वर्ड आया हुआ है ये आया है फॉर सॉल्यूशन, और ये जो पार्ट्स वर्ड आया हुआ है दिस इज फॉर सोल्यूट। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने कहा 10 ppm, तो मीनिंग पहले समझ लेते हैं। इसका मीनिंग होता है 10 पार्ट्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन का मतलब 10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन। ये 10 ppm का मीनिंग है। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। 10 पार्ट्स कितने पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन में है? 10⁻⁶ पार्ट्स में। आप समझ रहे होगे कि 10 तो बहुत ही कम है विद रेस्पेक्ट टू 10⁶। यानी कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म हम यूज़ करने वाले हैं जिसको हम बोल रहे हैं पीपीएम, ये कुछ ऐसा कंसंट्रेशन टर्म दिखाई पड़ रहा है जिसमें सोल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के अमाउंट के सामने नेग्लिजिबल है। तो बिल्कुल जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। यहाँ पे सोल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के अमाउंट के सामने नेग्लिजिबल है। जहाँ पे ऐसा केस अराइज होता है वहीं पे हम ये कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं पीपीएम। इट इज़ यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। जहाँ पे भी सोल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन के अमाउंट के सामने नेग्लिजिबल रहेगा वहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं पीपीएम। अब देखो, मैंने कहा अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या निकलता है? जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्लस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। अमाउंट को कंसीडर कर लो मास। तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो वो क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, जब सॉल्यूशन का जो मास है वो सोल्यूट के सामने काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा कि सोल्यूट हमारे लिए नेग्लिजिबल है, तो आप इस सोल्यूट के मास को सॉल्वेंट के मास में अगर ऐड भी करते हो ऑलमोस्ट जो सॉल्यूशन का मास आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन वो किसके बराबर हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट के। यानी कि अगर हम पीपीएम को फॉर्मुलेट करें तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और मिलियन है तो यहाँ पे 10⁻⁶। ये बनता है पीपीएम का फॉर्मूला। अब देखना, पीपीएम के फॉर्मूले में न्यूमरेटर में मास ऑफ सोल्यूट है, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज़ जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि जो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट है, अगर आपने इसका यूनिट रखा ग्राम तो मास ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट भी क्या रखना पड़ेगा? ग्राम। अगर आपने मास ऑफ सोल्यूट का यूनिट रखा मिलीग्राम तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट भी क्या रखना पड़ेगा? मिलीग्राम। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट क्या होंगी? सेम। तो ये यूनिट कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पे पीपीएम को बोल दिया जाता है पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन
10⁻⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों की यूनिट जो हैं वो सेम है। अब देखो, जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट किसके बराबर है? मास ऑफ सॉल्वेंट के। यानी कि हमारे को अगर सॉल्यूशन का मास ना भी दिया हो, हमें अगर सॉल्वेंट का मास दिया हो, तो सॉल्वेंट का मास सॉल्यूशन के मास के ऑलमोस्ट बराबर है। क्यों? क्योंकि सोल्यूट तो हमारा बड़ा ही नेग्लिजिबल अमाउंट में पड़ा हुआ है। तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है, मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि आपको अगर अमाउंट सॉल्वेंट का दिया हुआ है तो भी आपको पीपीएम को कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने जब कभी भी क्वेश्चन पीपीएम का सॉल्व करना है तो ऊपर रखना है अमाउंट ऑफ सोल्यूट और नीचे रखना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म आपने सुना होगा, पोल्यूशन को मेज़र करने में यूज़ किया जाता है, पानी में जो हार्डनेस पड़ी होती है उसको मेज़र करने में किया जाता है। तो ये इसलिए यूज़ हो पाता है क्योंकि जो हार्डनेस है पानी में वो काफ़ी कम अमाउंट में होती है विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरह से जो पोल्यूशन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में है वो काफ़ी कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर, इसलिए हम वहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करते हैं पीपीएम। आई होप कि आपको फार्मूला और डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब इस पे एक न्यूमेरिकल मैं करवा देता हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ वाटर, देन फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 इन ppm। तो सबसे पहले देखो, दिया हुआ 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि ये दिया हुआ है सॉल्वेंट, यानी कि आपको सॉल्वेंट का अमाउंट दे दिया 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? 1000 मिलीग्राम। यानी कि 1 kg में कितने मिलीग्राम आ गए? 10⁻⁶ मिलीग्राम। अब देखो, जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट दिया हुआ है 10⁻⁶ मिलीग्राम और जो सोल्यूट है उसका अमाउंट दिया 200 मिलीग्राम। आप देख पा रहे हो कि 200 और 10⁻⁶ इसमें गैप काफ़ी बड़ा है। 200 इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है 10⁻⁶ के सामने। इसीलिए आपसे कहा गया है पीपीएम कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बताओ। तो हम फार्मूला लिखेंगे। तो पीपीएम का फार्मूला ऊपर क्या आ जाएगा? सोल्यूट का मास, यानी कि मास ऑफ CaCO3। अब नीचे डिनोमिनेटर में मास किसका आता है? सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन का मास क्या होगा? सॉल्वेंट का मास प्लस सोल्यूट का मास, यानी कि 10⁻⁶ में आप ऐड करोगे 200, बट वो ऑलमोस्ट कितना आएगा? अगर मैं 10⁻⁶ में 200 ऐड भी करूँगा तो ये ऑलमोस्ट कितना आएगा? 10⁻⁶ मिलीग्राम। यानी कि आप जो मास ऑफ सॉल्यूशन है उसको ऑलमोस्ट क्या रख लो? मास ऑफ सॉल्वेंट। और मैंने आपको फॉर्मूले को मॉडिफाई करके बताया भी था कि डिनोमिनेटर में हम मास ऑफ सॉल्वेंट रख सकते हैं, यानी कि मास ऑफ वाटर रख सकते हैं, इंटू 10⁻⁶। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना दिया है? 200 मिलीग्राम। मास ऑफ वाटर मिलीग्राम में कितना आया? 10⁻⁶ मिलीग्राम इंटू 10⁻⁶। तो देखो 10⁻⁶ भी कैंसिल, आपको क्या मिल गया? 200। तो ये जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कितना आ गया? 200 ppm। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपसे इजीली सॉल्व हो गया होगा। अभी एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो एनसीईआरटी का है आपके। इसका प्रॉब्लम नंबर है 1.17। अब देखो, इस न्यूमेरिकल में आपको बोला है सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सीवियरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वॉज 15 ppm बाई मास। देखो, बाई मास लिखने का मतलब क्या है कि आपने अमाउंट लेना है सोल्यूट का
और अमाउंट लेना है सॉल्यूशन का या फिर सॉल्वेंट का। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, पीपीएम को कन्वर्ट करना है आपने किस में, परसेंटेज बाय मास में। तो पहले दोनों के फॉर्मूले हम लिख लेते हैं, हमारे लिए समझना और सॉल्व करना दोनों इजी रहेगा। परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला, आपको मालूम है मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या होता था, मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू क्या करते थे 100। पीपीएम का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा, मास ऑफ सोल्यूट और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये जो टर्म है ये कॉमन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसी को एज्यूम कर लेते हैं x, ये हमारे लिए हो गया x, ठीक है। अब देखो आपको दिया गया 15 ppm, तो 15 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x इंटू 10⁶। तो x कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 10⁶, दैट मीन्स 15 इंटू 10⁻⁻⁶। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, परसेंटेज बाय मास, तो इसी x को उठा करके यहाँ पे रख दो। तो देखो क्या बनेगा, परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू, अब देखो x की जगह पे क्या है 15 इंटू 10⁻⁻⁶, इंटू क्या करोगे 100, कितना आ गया 15 इंटू 10⁻⁻⁴%, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ बाई मास। देखो क्या इजीली सॉल्व होकर के आ गया। सिंपल हमने क्या किया, दोनों के फॉर्मूले लिखे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन को x लिया, x कैलकुलेट किया क्योंकि पीपीएम दिया हुआ था, परसेंटेज बाय मास में पुट कर दिया, हमें मिल गया आंसर। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझसे फ़ोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। अब देखो इसका दूसरा पार्ट है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर। आपसे पूछा है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है बताओ, मोलैलिटी ये होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहाँ पे सोल्यूट कौन है, क्लोरोफॉर्म है, डिवाइड बाई क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें केजी में। तो देखो आपने परसेंटेज बाय मास से मोलैलिटी कैलकुलेट करना सीख लिया है, परसेंटेज बाय मास से मोलैलिटी कैलकुलेट करना सीख लिया है, उसी से सॉल्व कर लो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी परसेंटेज बाय मास निकाला, कितना 1.5 इंटू 10⁻³ इसका मतलब क्या है 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन। बट आप देखो यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर हमने लिया तो ये जो अमाउंट क्लोरोफॉर्म का है ये काफ़ी कम है। इसका मतलब है जो 100 ग्राम है इसको मास ऑफ क्या ले सकते हो, सॉल्यूशन के बजाय इसे सॉल्वेंट भी ले सकते हो, क्योंकि सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में जो सोल्यूट है वो नेग्लेजिबल है। तो सॉल्यूशन का मास ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जब मोलैलिटी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्लोरोफॉर्म का मास रख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻3। अब नीचे क्या आएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास से आपको पहले चाहिए मोलर मास, तो क्लोरोफॉर्म का जरा मोलर मास देखो कितना आता है, GMM ऑफ क्लोरोफॉर्म देखना, कार्बन कितना है 12, हाइड्रोजन 1, 35.5 इंटू 3, कैलकुलेट करके देखना कितना आता है, ये आ जाता है 119.5 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मोल्स ऑफ सोल्यूट है, गिवन मास तो आपने ले लिया 1.5 इंटू 10⁻³
अब इसे डिवाइड कर दो मोलर मास से 119.5, फिर डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि मास ऑफ सोल्यूशन के बराबर ही लेना है। कितना लेना है? 100 ग्राम। बट हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रखना है? केजी में। तो ये क्या हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 1000। तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाता है? ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 1.255 इंटू 10⁻⁻⁴। आप देख पा रहे हो कि मोलैलिटी काफ़ी कम आ रही है। काफ़ी कम आने का रीज़न क्या है? काफ़ी कम आने का रीज़न है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो आई होप आपको ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। आपको पता है कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी एंड स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैलिटी। तो हमें रिलेशन बनाना है कैपिटल एम और स्मॉल एम में, और दिया क्या क्या है हमें? इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज d ग्राम पर मिलीलीटर एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज m डैश। ये नोन टर्म है। आपको रिलेशन बनाना है कैपिटल एम एंड स्मॉल एम में। डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है d ग्राम पर ml और मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी गिवन है m डैश। ये इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए है जहाँ पे आपको मोलैरिटी गिवन होती है और उससे फाइंड आउट करना होता है मोलैलिटी। चलो अब रिलेशन बनाते हैं। कैपिटल एम मालूम है क्या होता है? दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। डिनोमिनेटर में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये दोनों के फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आते हैं। अब ज़रा देखो, मैं कैपिटल एम को अगर स्मॉल एम से डिवाइड कर दूं तो देखो क्या कैंसिल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये कैंसिल हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में जो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर न्यूमरेटर में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आई होप कि यहाँ तक आप कर लोगे। अब देखो, एक अजम्पशन कर लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूट सपोज x ग्राम लिया तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा? x अपॉन m डैश। m डैश ये जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट है ये हमें दिया हुआ है। अब मैंने अगर मोलैरिटी फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या लिखोगे? x अपॉन m डैश दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखना, अगर मुझे x अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर चाहिए तो आप m इंटू एम डैश, देखो ये लिख सकते हो, चेक कर लो एक बार। x अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू m डैश। ठीक है, लिख सकते हैं। फिर मास ऑफ सोल्यूशन ये हमें मालूम है किसके बराबर होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। हमें मास ऑफ सॉल्वेंट जो यहाँ पे टर्म रखना है ये केजी में रखना है।
तो अगर ये सारे टर्म केजी में रखने हैं तो मास ऑफ सोल्यूट भी किस में होना चाहिए, केजी में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी किस में, केजी में। अब यहाँ से ज़रा देखना, मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मुझे निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या आएगा, ये आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी माइनस क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट इन केजी। अब आपने सोल्यूट का जो मास केजी में रखना है, तो आपको ये पता है कि आपने सोल्यूट का मास एज्यूम कितना किया हुआ है, x ग्राम। तो केजी में कितना हो जाएगा, x अपॉन 1000। ये मास ऑफ सोल्यूट आ गया। अब हमें देखना है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आप किससे निकाल सकते हो, डेंसिटी और वॉल्यूम के रिलेशन से। अब जरा देखना, डेंसिटी के लिए भी मैं आपको बता दूं, अगर डेंसिटी का यूनिट ग्राम पर एमएल है तो यही केजी पर लीटर में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर हम लिखते हैं 1 ग्राम पर एमएल, या लिख सकते हैं 1 केजी पर लीटर। यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन अगर मुझे केजी में चाहिए तो डेंसिटी की यूनिट में क्या लिख सकता हूँ, केजी पर लीटर। और वॉल्यूम की यूनिट अगर मैंने लीटर में ले लिया तो मास हमारा किस में आ जाएगा, केजी में। हमें जो डेंसिटी दी गई है उसकी यूनिट है ग्राम पर एमएल, जो केजी पर लीटर के बराबर है। तो डेंसिटी तो हमारी वही रहेगी, तो हमने ले लिया डी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वो हमने मान लिया ही है, वी, दैट इज़ इन लीटर। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, डी इंटू वी, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है, इन लीटर। अब देखो मैं इसे यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मेरा निकल करके कितना आ गया, ये आ गया वॉल्यूम इन लीटर इंटू डेंसिटी, जो कि केजी पर लीटर में लिखो या ग्राम पर लीटर में लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस x अपॉन 1000। अब इसे पुट किया, जो हमारा रिलेशन कैपिटल M ओवर स्मॉल m आया था। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रखा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डेंसिटी माइनस x अपॉन 1000। नीचे हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो इधर तो वॉल्यूम कैंसिल हो गया, आ गया d, और माइनस x अपॉन v, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पे कौन सा फैक्टर, 1000 का फैक्टर। अब देखो x अपॉन v हमने पहले निकाल करके रखा हुआ है, x अपॉन v की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है m इंटू एम डैश। उसे पुट कर दें तो ये क्या बन जाता है, d माइनस एम एम डैश अपॉन 1000 इज इक्वल टू कैपिटल M ओवर स्मॉल m। तो आप यहाँ से देखो डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, ये फॉर्मूला आ गया d इज इक्वल टू कैपिटल M 1 अपॉन m प्लस m डैश अपॉन 1000। ये एक रिलेशन बन गया जिसमें हम कैपिटल M से स्मॉल m कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। अगर तो आपके स्कूल में ये फॉर्मूला कराया है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यूज़ कर लेना, अगर नहीं कराया है तो हम दूसरे मेथड से भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको वो मेथड भी बता देता हूँ, बट ऑब्जेक्टिव तो आप डायरेक्ट इसी से ही सॉल्व कर लेना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है मोलैलिटी और दी क्या है, मोलैरिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज आल्सो गिवन 1.2 ग्राम पर ml। अब देखो फॉर्मूले को अप्लाई करना है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखा था, d इज इक्वल टू कैपिटल M अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन m प्लस m डैश अपॉन 1000। पहले हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कैपिटल M हमें दिया हुआ है,
स्मॉल m हमें निकालना है, डेंसिटी हमें गिवन है, m डैश भी हमें पता है। बताओ m डैश यानी कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा? 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16, ये आ जाता है 180 ग्राम। ये ग्राम मोलर मास हमें मिल गया। अब देखो मोलैलिटी चाहिए, सारे डाटा को पुट कर दो। डेंसिटी हमें 1.2 ग्राम पर एम में दी गई है, हमें डेंसिटी ग्राम पर एम में ही चाहिए होती। मोलैलिटी कितनी गिवन है? 1.5, 1/m प्लस 180 डिवाइड बाई 1000। अब जरा इसे कैलकुलेट करो तो देखो कितना आएगा, 1/m प्लस 0.18 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 1.2/1.5। अब जरा देखो 1/m कितना आ गया, कैलकुलेट करो। ये आ गया 0.62। यहाँ से मोलैलिटी कितनी मिल जाएगी? ये आ गई 1.61। तो हमारे लिए मोलैलिटी की वैल्यू आ गई 1.61। देखो ये तो हुआ डायरेक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करके, और आपने देखा कि ये काफ़ी जल्दी सॉल्व हो गया। इस मेथड को या इस फॉर्मूले को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, चाहे वो मेंस का हो, एडवांस का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे। अब इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है वो देखते हैं। ये मेथड नॉर्मली आप स्कूल में अप्लाई करते हो। अब इस मेथड में देखो, आपको मोलैलिटी गिवन है 1.5, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml, मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपने निकाल लिया 180 ग्राम। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको पता होता है, ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो जब कोई भी कंसंट्रेशन टर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा जाता है तो आपको कभी भी एक्चुअल डाटा की ज़रूरत नहीं होती है। आप डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में न्यूमरेटर रखते हो, आपको एक्चुअल कंसंट्रेशन टर्म मिल जाता है। तो जो मोलैरिटी है वो रिलेटिव डाटा से कैलकुलेट हो जाता है, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यानी कि पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर आपको मालूम है तो मोलैरिटी आपको एक्चुअल मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपनी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए आप कुछ भी एज्यूम कर लो, उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एज्यूम कर लिया 1 लीटर। इससे इजी क्या होगा कि हमारे लिए जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है वो कितना आ जाएगा, 1.5। अब 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 1000 ml। तो देखो जैसे ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने 1 लीटर लिया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर आ गया, मोलैरिटी के। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमें मिल गए, कितने मिल गए, 1.5 मोल। बट ये 1.5 मोल कब है, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे लिए 1 लीटर है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर सोल्यूट मिल गया तो क्या मास ऑफ ग्लूकोज भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप क्या करोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये मोलर मास से मल्टीप्लाई हुआ तो आप देखो ये आपके लिए कैलकुलेट होकर के मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया, ये आ गया 270 ग्राम। देखो मोल्स को क्या लिखते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला तो आपने कई बार यूज़ किया हुआ है। तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे 1.5 को तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट 270 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने एज्यूम किया हुआ है 1 लीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, वो कितना गिवन है, 1.2 ग्राम पर ml। तो अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकालूं तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। तो देखो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन किस यूनिट में मिल जाएगा, ग्राम में।
तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर 1000, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml, आपको मिल गया 1200 ग्राम। ये मास किसका आ गया? सोल्यूशन का। अब सोल्यूशन का मास आपको मिल गया, सोल्यूट का मास आपने निकाल लिया हुआ है, तो क्या आपको सॉल्वेंट का मास भी आ गया? आ गया ये कैलकुलेट हो करके। कैसे? आपने मास ऑफ सोल्यूशन में से मास ऑफ सोल्यूट माइनस कर दिया, तो आपको मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये कितना आ जाएगा? ये कैलकुलेट होकर के आ जा रहा है 930 ग्राम। बट आपको मोलैलिटी के फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्वेंट किस में रखना होता है? केजी में। तो ये कितना रखोगे आप? 0.93 केजी। अब देखो, ये जो भी कैलकुलेशन आपने किया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर एज्यूम करके किया है, जिसमें मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके कितने आए थे? 1.5। तो अगर हमें मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला भी आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब ये कैलकुलेट होकर के आ जाता है 1.5 डिवाइड बाई 0.93। देखो इसकी वैल्यू आ गई 1.61। अब ज़रा चेक करना, इधर से मेथड से भी हमारे लिए आंसर कितना आ रहा है? 1.61। जब हमने फॉर्मूला यूज़ किया था तो भी कितना आया था? 1.61। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आंसर देगा। ये मेथड जो अभी हमने पढ़ा, सेकंड मेथड, ये आपने स्कूल में अप्लाई करना है। आई होप कि ये मेथड क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर ना हुआ हो तो एक बार फिर से इस मेथड को देखो, चेक करो। अगर फिर भी डाउट होता है तो मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज करके बता सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके बच्चों, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आप एक क्वेश्चन और कर लो जो रिवर्स में है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने कैपिटल एम से स्मॉल एम फाइंड आउट किया था, इस बार हम कैपिटल एम फाइंड आउट करेंगे स्मॉल एम से, यानी कि पहले वाली प्रॉब्लम का जस्ट रिवर्स है। देखो यहाँ पे कैपिटल एम पूछा गया है, मोलैलिटी गिवन है, और ये यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2, इसे कहते हो आप यूरिया, जिसका जब GMM निकालोगे ग्राम मोलर मास, तो आप देखोगे ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 60 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। तो देखो फॉर्मूले से तो आप फटाफट कैलकुलेट कर लोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मैं आपको जो अल्टरनेट मेथड है वो बता देता हूँ। तो अल्टरनेट मेथड पहले आप ट्राई करो, फिर चेक करना क्या वो सॉल्यूशन सही है जो आपने सॉल्व किया है और जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे मोलैरिटी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा जाता था, रिलेटिव डाटा से सॉल्व हो जाता है, वैसे ही मोलैलिटी भी रिलेटिव डाटा से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप एज्यूम कर सकते हो डिनोमिनेटर को 1। इन जनरल जब भी कोई कंसर्नेशन टर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिखा हो और आपको दूसरी कंसर्नेशन टर्म निकालनी हो, तो हमेशा डिनोमिनेटर को 1 ले लिया करो, आपकी प्रॉब्लम काफ़ी ईजिली सॉल्व हो जाएगी। तो देखो मैं मास ऑफ सॉल्वेंट को एज्यूम कर रहा हूँ 1 kg। 1 kg का मतलब कितना हो गया? 1000 ग्राम। जैसे ही मैंने मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम एज्यूम किया, मोलैलिटी के बराबर आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि जैसे ही मैंने 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट एज्यूम किया, मुझे मोल्स ऑफ सोल्यूट मिल गया 1.4, विच इज़ इक्वल टू मोलैलिटी। मोल्स ऑफ सोल्यूट से मैंने निकाल लिया मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट कौन है? यूरिया, यानी कि मास ऑफ यूरिया हमें मिल गया 1.4 इंटू 60। अब देखो ये कैलकुलेट होकर के आ गया 84 ग्राम। ये मास ऑफ सोल्यूट है, तो मास ऑफ सोल्यूशन हम बता सकते हैं। मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट एज्यूम किया और 84 हमने कैलकुलेट कर लिया मास ऑफ सोल्यूट, तो ये आ गया 1084 ग्राम। ये मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, तो मास ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू मास अपॉन
डेंसिटी, मास अगर ग्राम में ले रहे हो, डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो आप देखो वॉल्यूम किस यूनिट में मिलेगा, ml में, बिल्कुल ठीक। 1084 डिवाइड बाई 1.2, ये आ गया ml। तो 1084 डिवाइड बाई 1.2 देखो कितना आता है, ये आ जाता है 903.3 ml। लीटर में अगर करोगे तो ये कितना आएगा, 0.903 लीटर। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्यों ज़रूरत है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की, आपको मालूम है जो कंसंट्रेशन टर्म आपने निकालना है विच इज़ मोलैरिटी, उसमें तो ऊपर होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको मालूम है कितना, 1.4 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 0.903। अब देखो ये कैलकुलेट होकर के कितना आ गया, ये आ गया 1.55। ये आपकी आ गई मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब बस आपने चेक ये करना है कि जो आपने फॉर्मूले से आंसर निकाला है क्या वो इसके बराबर ही है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब है आपने मेथड ठीक तरीके से अप्लाई किया है। तो यू कैन चेक इट। आई होप कि आपको रिवर्स में भी प्रॉब्लम सॉल्व करने आ गया होगा। तो बच्चों आज यहाँ तक ही रखते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों आज यहाँ तक ही रखते हैं, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। थैंक यू बच्चों।